डियर स्टूडेंट्स, आज हम ट्वेल्थ क्लास बायोलॉजी से चैप्टर नंबर 2 सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स का जो थर्ड पार्ट है वो डिस्कस करेंगे। और ये पार्ट हम कंप्लीट जो पोलिनेशन है वो डिटेल से डिस्कस करेंगे। पोलिनेशन के टाइप, पोलिनेशन के जो एजेंट्स होते हैं बायोटिक एंड एबायोटिक एजेंट्स, उनको डिटेल में डिस्कस करेंगे। और उसके बाद कुछ टॉपिक रहेंगे जैसे पोलन पिस्टल इंटरेक्शन, कि पोलन और जो पिस्टल है, पोलन ग्रेन और पिस्टल के बीच में, मतलब जो स्टिग्मा पार्ट है उसके बीच में कैसे इंटरेक्शन होती है, पोलन ट्यूब कैसे बनती है। और उसके बाद हम देखेंगे जो आउटब्रीडिंग डिवाइसेज के बारे में कंप्लीट डिस्कस किया जाएगा। अलग अलग डिवाइसेज भी पढ़ेंगे जिसके द्वारा जो फ्लावर्स होते हैं, खासकर जो बाइसेक्सुअल फ्लावर होते हैं, तो वो सारी कंडीशन अपने खुद के अंदर होते हुए भी क्रॉस पोलिनेशन को बढ़ावा देते हैं, वो डिस्कस करेंगे। और उसके बाद आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन है वो भी इस पार्ट में डिस्कस किया जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं पोलिनेशन एंड इट्स काइंड से। ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन सेड फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ ए पिस्टल। तो इसमें क्या होता है, जो पोलन ग्रेन है वो ट्रांसफर होते हैं कहाँ से, एंथर से स्टिग्मा के पास जाते हैं। ये पिस्टल के जो स्टिग्मा पार्ट होता है, रिसेप्टिव पार्ट होता है, उसी प्रोसेस को हम पोलिनेशन बोलते हैं। फ्लावरिंग प्लांट्स हैव इवोल्व्ड एन इमेजिंग एरे ऑफ अडेप्टेशन टू अचीव पोलिनेशन। मतलब जो फ्लावरिंग प्लांट्स एंजियोस्पर्म्स हैं उनके अंदर अलग अलग प्रकार की अडेप्टेशन होती रहती हैं ताकि जो पोलिनेशन है उसको अच्छे ढंग से करवाया जा सके, क्योंकि पोलिनेशन ही क्रिटिकल इवेंट होता है फर्टिलाइजेशन का, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। तो इसमें क्या है, मेक यूज ऑफ एक्सटर्नल एजेंट्स। तो यहाँ पे जो बाहरी एजेंट्स होते हैं, अलग अलग बायोटिक या बायोटिक एजेंट्स, मतलब जो कि पोलिनेशन करवाते हैं, वो इसमें यूज किए जाते हैं। तो काइंड ऑफ पोलिनेशन, पोलिनेशन के जो टाइप होते हैं वो तीन होते हैं, एक ऑटोगैमी, एक गिटिनोगैमी, एक जीनोगैमी। वैसे 10th क्लास में हमने दो टाइप ही देखे हैं, सेल पोलिनेशन और क्रॉस पोलिनेशन। यहाँ पे जो ऑटोगैमी और गिटिनोगैमी है ये सेल पोलिनेशन के ही टाइप हैं, जबकि जो जीनोगैमी है वो क्रॉस पोलिनेशन ही होते हैं। तो हम एक एक करके इनके बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले है ऑटोगैमी। पोलिनेशन इज अचीव्ड विद इन द सेम फ्लावर। इसमें फ्लावर सेम रहता है, मतलब एक ही फ्लावर का जो एंथर है वहाँ से जो पोलन ग्रेन है वो उसी फ्लावर के स्टिग्मा के पास जाते हैं। ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ सेम फ्लावर, तो इसी प्रोसेस को हम ऑटोगैमी बोलते हैं। ये रेयर होती है नॉर्मल फ्लावर में, मतलब नॉर्मल फ्लावर में बहुत कम देखने को मिलती है, जिसके अंदर खासकर जो एंथर और स्टिग्मा हो एक्सपोज हो। एक्सपोज का मतलब एयर के अंदर बिल्कुल खुले ढंग से वो प्रेजेंट हो, जो किसी भी कवरिंग से कवर ना हो, तो उनके अंदर क्रॉस पोलिनेशन ज़्यादा देखने को मिलती है, रेयर होती है ये प्रोसेस ऑटोगैमी। ऑटोगैमी रिक्वायर्स सिंक्रोनी इन द पोलन रिलीज एंड स्टिग्मा रिसेप्टिविटी। जिन फ्लावर में ऑटोगैमी होनी होती है तो वहाँ पे कंडीशन ये काम करती है कि जो पोलन रिलीज, पोलन ग्रेन का रिलीज होना और जो स्टिग्मा है उसका पोलन ग्रेन को रिसीव करने के लिए तैयार रहना, ये दोनों एक ही टाइम पे कंडीशन होनी चाहिए। मतलब मान लो पोलन ग्रेन पहले रिलीज हो गया, स्टिग्मा तैयार ही नहीं है रिसीव करने के लिए, तो तब भी ऑटोगैमी नहीं होगी। और इसका उल्टा, मान लो स्टिग्मा पहले ही तैयार हो जाती है, रिसीव करने के लिए पोलन ग्रेन बने ही नहीं है, तो उस केस में भी ऑटोगैमी नहीं होती है। एंड एंथर एंड स्टिग्मा शुड लाई क्लोज टू ईच अदर। तो इसमें क्या होना चाहिए, एंथर और स्टिग्मा है दोनों एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट होने चाहिए। मतलब जो एंथर का जो पार्ट है वो स्टिग्मा के जस्ट ऊपर प्रेजेंट होना चाहिए ताकि पोलन ग्रेन जैसे ही वहां से रिलीज हो स्टिग्मा के ऊपर वो आके गिरे। दो प्रकार के फ्लावर पाए जाते हैं किसके अंदर, वायोला, कॉमन पेंसी बोलते हैं जिसको, ओक्जेलिस एंड कोमेनिला। तो ये फ्लावर्स होते हैं, अलग अलग प्लांट स्पीसीज हैं जिनके अंदर दो प्रकार के फ्लावर पाए जाते हैं। इनमें एक तो चैजमोगैमस फ्लावर होता है जिसके अंदर जो जो फ्लावर्स हैं ये नॉर्मल फ्लावर होते हैं जो कि एक्सपोज्ड एंथर और स्टिग्मा लिए होते हैं, मतलब जिनके जो एंथर और स्टिग्मा बाहर की तरफ खिले होते हैं तो उनको चैजमोगैमस फ्लावर बोलते हैं। जबकि एक क्लिस्टोगैमस फ्लावर होते हैं जिनके अंदर जो फ्लावर है वो कभी भी ओपन नहीं होते हैं, तो वो हमेशा बंद रहते हैं, जिसमें एंथर और स्टिग्मा है वो एक दूसरे के पास पास रहते हैं। वैन एंथर डिहेंस, जैसे ही एंथर से पोलन ग्रेन निकलेंगे तो वो पोलन ग्रेन किसके कांटेक्ट में आएंगे, स्टिग्मा के कांटेक्ट में आएंगे। फ्लावर बड, मतलब यहाँ पे फ्लावर पूरा खिलता नहीं है, एक मुकुलन जैसी स्ट्रक्चर के अंदर ही पोलिनेशन हो जाती है। तो इसमें क्रॉस पोलिनेशन के कोई चांस ही नहीं है, क्योंकि इसमें क्या होएगा, बाहर से जो पोलन ग्रेन है वो आने के कोई चांस ही नहीं है, क्योंकि फ्लावर बड के अंदर मतलब एक बंद स्ट्रक्चर में ही पोलिनेशन होती है। प्रोड्यूस्ड एश्योर्ड सीड सेट इवन इन एब्सेंस ऑफ पोलिनेटर। तो यहाँ पे एक इसका सिग्निफिकेंस क्या है कि इसमें पोलिनेटर यदि नहीं भी हैं, मतलब अलग अलग प्रकार के जो पोलिनेटर हम पढ़ेंगे, मतलब पोलन ग्रेन को स्टिग्मा के पास ले जाने वाले एजेंट नहीं भी हैं, तब भी ये क्या कर सकता है, सीड जरूर बनाएगा ही बनाएगा। सीड यहाँ पे बनना कन्फर्म होता है चाहे कंडीशन कैसी भी हो।
तो ये इनका एक सिग्निफिकेंस होता है, लेकिन नुकसान भी होता है। यदि बार बार सेल्फ पोलिनेशन होएगा तो उसकी वजह से इन डिप्रेशन, ब्रीडिंग इन डिप्रेशन नाम की जो डिजीज है, जेनेटिक डिसऑर्डर है, वो देखने को मिलते हैं, प्लांट्स में हो चाहे एनिमल्स में हो। उसके बाद गिटिनोगैमी एंड जीनोगैमी देखते हैं। सबसे पहले गिटिनोगैमी क्या होती है, जिसके अंदर पोलन ग्रेन एक फ्लावर के एंथर से वो दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा के पास जाते हैं, लेकिन प्लांट क्या रहता है, सेम। एक ही प्लांट पे अलग अलग जगह पे दो फ्लावर होंगे। एक फ्लावर का जो एंथर पार्ट है, मतलब मेल पार्ट है, वहां से पोलन ग्रेन दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पार्ट पे जाते हैं। फंक्शनली क्रॉस पोलिनेशन, मतलब फंक्शनली तो क्या है, ये क्रॉस पोलिनेशन जैसा, जैसे वहां पे भी हम देखेंगे दो फ्लावर होते हैं अलग अलग, लेकिन जेनेटिकली यदि हम देखें तो ये ऑटोगैमी जैसा है, क्योंकि जो फ्लावर्स हैं वो एक ही प्लांट के हैं, वो अलग अलग प्लांट के नहीं है, जिसकी वजह से इसको फंक्शनली क्रॉस पोलिनेशन जैसा सिमिलर माना जाता है, जबकि जेनेटिकली इसको ऑटोगैमी जैसा माना जाता है। उसके बाद है जिन जेनेटिकली का मतलब है जीन वगैरह सेम रहते हैं, ज़्यादा कुछ उसमें चेंजेस देखने को नहीं मिलेंगे। जबकि जो जीनोगैमी है, इसके अंदर जो पोलन ग्रेन्स हैं वो एक फ्लावर के एंथर से दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा के पास जाएंगे, लेकिन कंडीशन क्या है, डिफरेंट प्लांट होंगे, प्लांट ही अलग हो जाते हैं। ऊपर वाले में प्लांट सेम रहेंगे, पहले वाले में तो फ्लावर ही सेम था ऑटोगैमी में, दूसरे वाले में प्लांट सेम था, फ्लावर एक ही प्लांट के थे। अलग अलग फ्लावर हो सकते हैं कि प्लांट के, लेकिन यहाँ पे फ्लावर भी अलग अलग हैं और प्लांट्स भी अलग अलग हैं। यदि प्लांट अलग अलग हो गए तो फ्लावर भी अपने आप ही अलग हो जाएंगे इसमें। तो इसमें जो जेनेटिकली डिफरेंट टाइप्स ऑफ पोलन ग्रेन बनते हैं किसके अंदर, स्टिग्मा के अंदर, इसमें वेरिएशन देखने को मिलती है। ऊपर वाले केस में कोई वेरिएशन नहीं है। और जैसे हम जो चैप्टर डिस्कस करेंगे इवोल्यूशन का, तो इवोल्यूशन में क्या चीज़ प्रेफर की जाती है, जब ज़्यादा से ज़्यादा वेरिएशन होती है तो उसकी वजह से नई नई मॉडिफिकेशन आती हैं, जीव को जिंदा रहने के लिए ज़्यादा चांस मिल जाते हैं। तो वेरिएशन को नेचर में बहुत ही अच्छा माना जाता है, इसलिए क्रॉस पोलिनेशन को ज़्यादा बढ़ावा दिया जाता है। इसी पार्ट में हम देखेंगे आउटब्रीडिंग डिवाइसेज, उसमें यही देखेंगे कि प्लांट के पास दोनों पार्ट होने के बावजूद भी वो क्रॉस पोलिनेशन को ज़्यादा प्रेफर क्यों करते हैं, क्योंकि वेरिएशंस ज़्यादा से ज़्यादा आए, इसलिए क्रॉस पोलिनेशन को या फिर जीनोगैमी को ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट्स के द्वारा प्रोसेस किया जाता है। उसके बाद एजेंट्स ऑफ पोलिनेशन, पोलिनेशन को करवाने वाले एजेंट्स कौन से होते हैं जो कि एंथर को स्टिग्मा के पास लेके जाएं। तो दो होते हैं, एक बायोटिक, एक तो एबायोटिक। एबायोटिक में मतलब जो लिविंग नहीं होता, जैसे विंड है, वाटर है, ग्रेविटी भी पोलिनेशन करवा देती है, तो एबायोटिक एजेंट्स होते हैं। जबकि बायोटिक के अंदर एनिमल वगैरह आ जाते हैं। तो जो कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है वो बायोटिक होती है, और मेजॉरिटी यूज बायोटिक एजेंट्स फॉर पोलिनेशन। तो ज़्यादातर जो प्लांट्स हैं वो बायोटिक एजेंट्स का ही यूज करते हैं पोलिनेशन में। ओनली ए स्मॉल पोर्शन यूज एबायोटिक एजेंट्स, थोड़ा सा भी पोर्शन ऐसा होता है जो कि एबायोटिक एजेंट्स मतलब वाटर या फिर विंड को यूज करता है पोलिनेशन करवाने में। चांस फैक्टर इन बोथ विंड एंड वाटर पोलिनेशन, क्योंकि जो विंड और वाटर पोलिनेशन है इसमें बहुत कम चांसेस होते हैं कि जो पोलन ग्रेन है वो स्टिग्मा के पास ठीक जगह से जा पाए, क्योंकि यहाँ पे एक प्रायिकता ही काम करती है। टोटल कंफर्मेशन हम नहीं बोल सकते कि वाटर किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है या फिर विंड है कि उसकी जो प्रवाह है वो किस डायरेक्शन में है। तो कोई चांसेस मतलब यहाँ पे ना के बराबर ही होते हैं। टू कंपनसेट फॉर दिस अनसर्टेनिटी, इसी अनसर्टेनिटी को पूरा करने के लिए जो पोलन ग्रेन है वो बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रोड्यूस किए जाते हैं, ताकि कोई ना कोई पोलन ग्रेन तो स्टिग्मा के पास पहुंच ही जाए। तो एडेप्टेशन होती है एबायोटिक, जो पोलिनेशन होती है उनके द्वारा जो पोलिनेशन की जाती है उन प्लांट्स की। तो पोलिनेशन को हम एक फ्लो चार्ट से समझते हैं। पोलिनेशन दो टाइप के हमने देखे हैं, सेल्फ पोलिनेशन जिसमें सेम फ्लावर के अंदर पोलिनेशन होती है उसको ऑटोगमी बोलते हैं, जिसमें फ्लावर सेम है, जो प्लांट सेम है, फ्लावर डिफरेंट है, उसको गिटोनोगैमी बोलते हैं। जबकि जो क्रॉस पोलिनेशन है इसमें उसको जीनोगैमी या फिर एलोगैमी बोलते हैं। और जो क्रॉस पोलिनेशन है इसी में हमने एजेंट्स वगैरह उनकी जरूरत पड़ती है, सेल्फ वाले में तो कोई ज़रूरत ही नहीं है। जबकि बस सेल्फ वाले में कहाँ पे ज़रूरत पड़ सकती है, जो गिटोनोगैमी होती है जहाँ पे फ्लावर अलग अलग होते हैं। बाकी ज़्यादा ज़रूरत तो किस में होती है, क्रॉस पोलिनेशन में। तो क्रॉस पोलिनेशन में एक बायोटिक एजेंट होते हैं जैसे एनिमोफिली, हाइड्रोफिली जो विंड के द्वारा पोलिनेशन हो, हाइड्रोफिली वाटर के द्वारा पोलिनेशन को बोलते हैं। जबकि जो बायोटिक एजेंसीज हैं वो बहुत सारी हो सकती हैं, बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होती हैं, जैसे कैंथ्रोफिली बीटल्स के द्वारा। बीटल्स क्या होते हैं, तथा ये टाइप के जीव होते हैं। उसके बाद फेलेनोफिली, ये मोथ्स के द्वारा होती हैं। मोथ्स भी बटरफ्लाई जैसे होते हैं, लेकिन इनके पंख है थोड़े से मजबूत होते हैं। उसके बाद है मिलिटोफिली, बीज जो मधुमक्खी होती हैं पोलिनेशन करवाती हैं, बहुत ज़्यादा पोलिनेशन तो मधुमक्खियों द्वारा की जाती हैं। उसके बाद है साइकोफिली, इसमें बटरफ्लाइज होती हैं, तितलियाँ।
और मैलाकोफिली, इसमें स्नेल्स पोलिनेशन करवाती हैं, जो घोंगे होते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं स्नेल है जो पोलिनेशन करवा सकता है। उसके बाद है बर्ड्स के द्वारा जो पोलिनेशन होती है, जैसे हमिंग बर्ड वगैरह होती हैं, सन बर्ड होती हैं, तो वो ऑर्निथोपिली कहलाता है। बैट, बैट को क्या होता है, मैमल होता है। तो बैट के द्वारा जो पोलिनेशन करवाई जाती है उसको चिरोप्टेरोफिली बोलते हैं, चिरोटेरोफिली, पीस आइलैंड है इसमें। और उसके बाद जब चींटियों के द्वारा पोलिनेशन करवाई जाती है उसको मायरमियो को फिली बोला जाता है। तो अलग अलग हम बायोटिक एजेंट्स हैं, ये एक नंबर में बहुत बार चांसेस होता है कि बटरफ्लाई के द्वारा पोलिनेशन करवाई जाती है, उसका नाम क्या है। और स्नेल्स के द्वारा, तो स्नेल बटरफ्लाई तो कम पूछे जाते हैं, जो वाटर है, विंड है, और जो बैट है, ये हो गया। और जो बटरफ्लाइज हैं, खासकर बटरफ्लाइज और बीज हैं और बर्ड्स हैं, तो इनके द्वारा जो पोलिनेशन है वो करवाई जाती है। इसके अलावा एनिमल्स के द्वारा जो पोलिनेशन करवाई जाती है, जो बड़े एनिमल हैं उनको हम जूफिली बोलते हैं। और जो स्पेशली ह्यूमन के द्वारा पोलिनेशन करवाई जाती है तो उसको मैकेनिकल पोलिनेशन भी बोला जाता है। तो पोलिनेशन के अलग अलग टाइप हो जाते हैं, किस बेस पे, एजेंट कौन से यूज किए जा रहे हैं, पोलिनेटर एजेंट्स, उस बेस पे। तो सबसे पहले देखते हैं पोलिनेशन बाय विंड, जिसको एनिमोफिली बोलते हैं। तो उसके लिए प्लांट के अंदर क्या क्या कंडीशन होनी चाहिए वो देखेंगे हम। तो जो एनिमोफिली है वो एबायोटिक पोलिनेशन में सबसे ज़्यादा यूज की जाती है। एबायोटिक पोलिनेशन की बात करिए यहाँ पे, केवल वाटर और विंड में सबसे ज़्यादा पोलिनेशन विंड ही करवाती है। ग्रासेज में बहुत ज़्यादा कॉमन है, जो घास है उनमें ज़्यादा देखने को मिलती है ये। इसमें क्या होता है, पोलन ग्रेन को कंडीशन बता रखी है, पोलन ग्रेन को क्या होना चाहिए, लाइट वेट होना चाहिए, ताकि वो हवा के द्वारा उठाया जा सके आसानी से। और नॉन स्टिकी, मतलब उसको चिपकने वाला नहीं होना चाहिए कि ऐसा वो बड़ी मुश्किल से एयर ने उसको उठाया हो और वो कहीं ना कहीं जाके चिपक जाए, उसके बाद उसको उठाना बड़ा मुश्किल रहेगा। फ्लावर्स पोसेस वेल एक्सपोज्ड स्टेमन, तो यहाँ पे कंडीशन क्या है, जो स्टेमन्स हैं वो भी एक्सपोज्ड होने चाहिए, एयर के अंदर अच्छे ढंग से खिले हुए होने चाहिए, ताकि एयर प्रवाह में, जो हवा का जो प्रवाह है उसमें पोलन ग्रेन जा सके उड़ के कहीं भी। लार्ज एंड फिदरी स्टिग्मा, स्टिग्मा है वो लार्ज साइज की होनी चाहिए, ताकि लैंडिंग प्लेटफॉर्म ज़्यादा से ज़्यादा मिले पोलन ग्रेन को रिलीज करने के लिए, वो रिसीव करने के लिए। और फिदरी का मतलब क्यों, ताकि जो पोलन ग्रेन है उनको आसानी से ट्रैप किया जा सके, पकड़ा जा सके। जो एयरबोर्न का मतलब एयर में जो पोलन ग्रेन है उनको पकड़ने के लिए, जो फिदरी का मतलब पंख जैसे ही स्टिग्मा होते हैं, हेयर से होते हैं इनके स्टिग्मा के ऊपर। ओपन हैव ए सिंगल ओव्यूल इन ईच ओवेरी एंड न्यूमरस फ्लावर्स पैक्ड इनटू ए इन्फ्लोरेसेंस। तो यहाँ पे जो एक और कंडीशन जो यूज की जाती है, वो ओव्यूल के अंदर एक ओवरी में एक ही ओव्यूल पाया जाएगा, और बहुत सारे जो फ्लावर हैं वो एक जो स्टाक होता है, एक डंडी है फ्लोरल एक्सिस, उसके ऊपर एडजस्ट मिलेंगे। क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा एरिया वो बढ़ाया जाता है फ्लावर्स का, ताकि पोलन ग्रेन है, क्योंकि चांस फैक्टर यहाँ पे कम होएगा, एयर कहीं पे भी लैंड करवा सकते हैं पोलन ग्रेन को। उसी लैंडिंग को, उसके लैंडिंग सक्सेस को बढ़ाने के लिए यहाँ पे फ्लावर्स बहुत ज़्यादा नंबर में प्रोड्यूस किए जाते हैं, और एक साथ प्रोड्यूस किए जाते हैं, जिसको इन्फ्लोरेसेंस बोलते हैं। जैसे एग्जाम्पल है कॉर्न कोब के अंदर जो टैसल्स हैं, टैसल्स मतलब जो हेयर से दिखाई देते हैं हमको, वो क्या होते हैं, वो स्टिग्मा होती हैं एंड स्टाइल होती हैं, विच हैव इन विंड टू ट्रैप पोलन ग्रेन, जो कि पोलन ग्रेन को ट्रैप करने के लिए बनी होती हैं। उसके बाद हाइड्रोफिली, मतलब वाटर के द्वारा पोलिनेशन। तो क्वाइट रेयर इन फ्लावरिंग प्लांट्स एंड लिमिटेड टू अबाउट 30 जेनरा, तो ये फ्लावरिंग प्लांट्स में बहुत ही कम देखने को मिलती है, ज़्यादा तो विंड पोलिनेशन ही देखने को मिलती है, केवल 30 जेनरा में ही पाई जाती है, और मोस्टली मोनोकोटिलिडन, मतलब जो ग्रासीज हैं उनकी फैमिली में ही पाई जाती है। वाटर इज रेगुलर मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट फॉर मेल गैमेट्स इन एल्गी, ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट्स। तो जो वाटर है, यदि हम एंजियोस्पर्म से हट के बात करें तो एल्गी है, जो ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट जो अलग अलग डिवीजन होते हैं प्लांट किंगडम के, तो उनके अंदर तो पोलिनेशन करवाने का काम वाटर ही करता है, और जिसकी वजह से उनके लिमिटेड डिस्ट्रीब्यूशन पाए जाते हैं। पूछ लिया जाता है कि एल्गी है, ब्रायोफाइट्स है, टेरिडोफाइट्स हैं, चले एल्गी तो चलो पानी में रहती हैं, लेकिन ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट्स हैं, ये पानी के आसपास ही पाए जाते हैं, जो प्लांट के ग्रुप हैं। क्यों, क्योंकि इनमें वाटर की जरूरत पड़ती है पोलिनेशन के लिए। तो वही बात है कि ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट मतलब लिमिटेड डिस्ट्रीब्यूशन में पाए जाते हैं, उनका डिस्ट्रीब्यूशन बहुत फैला हुआ नहीं होता, जिसकी क्यों, क्योंकि उसमें वाटर की जरूरत पड़ती है मेल एंड फीमेल गैमेट्स को क्या करवाने के लिए, ट्रांसपोर्ट करवाने के लिए, ताकि फर्टिलाइजेशन हो, उसके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वाटर की जरूरत पड़ती है। एग्जाम्पल है जैसे वैसिलिनेरिया एंड हाइड्रिला, मैराइन सी ग्रास सच एज, तो ये तो फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं, अलग अलग प्लांट हैं वैसिलिनेरिया एंड हाइड्रिला, ये वाटर के द्वारा पोलिनेटेड प्लांट है, वाटर के द्वारा पोलिनेशन होती है इनके अंदर। जबकि एक मैराइन के अंदर जो खारे पानी में एक ग्रास पाया जाता है, सी ग्रास जोस्टेरा, इनके अंदर वाटर के द्वारा पोलिनेशन होती है। इन हाई कंटेंट वाटर लिली पोलिनेटेड बाय इंसेक्ट और विंड,
तो एक कंडीशन होती है, ये वाटर लिली और आइकंथ, जो टेरर ऑफ बंगाल हमने पढ़ा था वाटर आइकंथ, ये पानी में उगते हैं, है तो एक्वेटिक प्लांट, लेकिन इनकी पॉलिनेशन है वो इंसेक्ट के द्वारा या फिर विंड के द्वारा की जाएगी। वाटर पॉलिनेटिंग एजेंट का काम नहीं करता है, क्योंकि इनके जो फ्लावर हैं वो एक्सपोज्ड होते हैं एयर के अंदर। वेसिलेरिया के अंदर देखते हैं पॉलिनेशन कैसे होती है। जो पोलन ग्रेन है वो वाटर की सरफेस पे रिलीज किए जाएंगे एंथर के द्वारा, और उनको वाटर करंट के द्वारा पैसिवली का मतलब बिना एनर्जी लगाए, ये जिस भी मतलब वाटर जिस भी डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है उसी डायरेक्शन में ये स्टिग्मा के पास जाके पहुंच जाते हैं। सम ऑफ देम इवेंचुअली रीच फीमेल फ्लावर्स एंड स्टिग्मा, उनमें से कुछ ही है, क्योंकि वाटर में भी चांस फैक्ट्री काम करता है, जरूरी नहीं है कि जो पोलन ग्रेन गए हैं वो सारे के सारे स्टिग्मा के पास पहुंचे। कुछ ही हैं जो कि फाइनली फीमेल फ्लावर्स के पास पहुंच जाते हैं, स्टिग्मा पार्ट के पास। और जबकि जो सी ग्रास हैं उनके अंदर जो फ्लावर्स हैं सबमर्ज्ड एंड पोलन ग्रेन्स आर रिलीज्ड इनसाइड वाटर, तो जो फ्लावर्स हैं वो डूबे होते हैं, जैसे इसमें तो सरफेस पे होते हैं जो हमने वेसिलेरिया देखा है, इसमें डूबे हुए मिलेंगे, जिसके अंदर जो पोलन ग्रेन है वो पानी के अंदर ही, सरफेस पे नहीं, पानी के अंदर वाले हिस्से से ही वो मूव करते हुए जलते हैं। और ऐसे पोलन ग्रेन के अंदर स्पेशल मॉडिफिकेशन पाई जाती है कि उनके अंदर जो स्ट्रक्चर है उनकी लॉन्ग होती है, लंबी स्ट्रक्चर मिलेगी, रिबन लाइक स्ट्रक्चर मिलती है, पट्टी जैसी स्ट्रक्चर, और उनको भी वाटर के द्वारा पैसिवली कैरी किया जाता है। सम ऑफ देम रीच स्टिग्मा एंड अचीव पोलिनेशन, उनमें से कुछ हैं जो कि स्टिग्मा के पास पहुंचे जाएंगे और वो पोलिनेशन करवा देते हैं। पोलन ग्रेन आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम वेटिंग बाय म्यूकोलेजिनस कवरिंग, तो एक इनके पास म्यूकोलेज की एक कवरिंग होती है, एक प्रोटेक्टिव कवरिंग जो कि इनको गिल्ला होने से बचाती है, क्योंकि यदि पोलन ग्रेन के अंदर पानी चला जाए तो उसको वो डुबा सकता है और उससे फिर वो मूव नहीं कर पाएगा अच्छे से। तो एक म्यूकोलेजिनस कवरिंग जो क्या करती है, जैसे कई बार जो कमल का पत्ता होता है तो उसके ऊपर भी जब पानी है, पानी की बूंद नहीं ठहर पाती, तो ये वैक्स टाइप सब्सटेंस होता है जो कि पानी के बूंद को ठहरने नहीं देता इसके ऊपर, वो एकदम से नीचे गिर जाती है, तो उसी टाइप की कवरिंग होती है यहाँ पे, हाइड्रोफोबिक कवरिंग बोल सकते हैं। उसके बाद है पोलिनेशन बाय एनिमल्स, जिसको जूफिली बोलते हैं। तो मेजॉरिटी ऑफ फ्लावर प्लांट यूज ए रेंज ऑफ एनिमल एज पोलिनेटिंग एजेंट्स, तो एनिमल्स के द्वारा जो फ्लावर्स के अंदर पोलिनेशन होती है तो उसको जूफोली बोलते हैं, और बहुत सारे फ्लावर्स हैं इस मोड का यूज करते हैं पोलिनेशन का। तो कॉमन पोलिनेटिंग एजेंट्स क्या हैं, एनिमल्स में सारे आ जाते हैं, जैसे बी हैं, बटरफ्लाई हैं, फ्लाइज हैं, मक्खियाँ, बीटल्स हैं जो हमने देखे थे, तो ये टाइप के जीव, वास्प हैं, एंट्स हैं, मोथ्स हैं। वास्प और बीटल्स एक जैसे ही दिखाई देते हैं लगभग, वैसे थोड़ा बहुत डिफरेंशिएशन इसमें देखने को मिलता ही है। तो बर्ड्स में सनबर्ड्स एंड हमिंग बर्ड्स आ जाते हैं, बैट चमगादड़ आ जाते हैं, तो अलग अलग एनिमल्स के द्वारा पोलिनेशन होती है। इनमें सब में जो बी है वो डोमिनेंट अमंग एनिमल्स, एनिमल में सबसे ज़्यादा जो पोलिनेशन है वो मधुमक्खियों के द्वारा करवाई जाती है, और इनका इतना ज़्यादा डोमिनेंट है कि ऐसा माना जाता है कि यदि बीज धरती से खत्म हो जाए मधुमक्खियाँ, तो आने वाले 4 साल में पोलिनेशन नहीं हो पाएगी बिल्कुल भी, जिससे खाना प्रोड्यूस नहीं हो पाएगा, जो अलग अलग फ्रूट्स हैं, सीड्स हैं, वो नहीं बन पाएंगे, जिसकी वजह से प्लांट स्पीसीज और एनिमल स्पीसीज ज़्यादातर खतरे में पड़ जाएंगी। तो 4 साल में ही धरती पे से विनाश हो जाता है किसका, एनिमल और प्लांट स्पीसीज का, यदि बीज को खत्म किया जाए, मधुमक्खियों से हटा दिया जाए धरती से। तो बहुत ज़्यादा पोलिनेशन है बीज के द्वारा ही करवाई जाती है। इवन लार्जर एनिमल्स, बड़े बड़े जो एनिमल्स होते हैं, जैसे प्राइमेट्स, लेमूर आ गया, आर्बोरियल ट्री ड्वेलिंग का मतलब पेड़ पे रहने वाले जो ये बंदर होते हैं लेमूर्स, और जो ट्रीज ड्वेलिंग मतलब पेड़ पे रहने वाले जो रोडेंट्स हैं, कुतरने वाले जीव, जैसे गिलहरी है, रेप्टाइल्स में जैसे छिपकलियां वगैरह आ जाती है, गिक्को लजार्ड एंड कार्गन, जो गार्डन लिजार्ड हैं, छिपकलियां हैं, ये अलग अलग स्पीसीज है छिपकली की, तो वो भी पोलिनेटर एजेंट्स का काम करती हैं, तो वो भी पोलन ग्रेन को एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर में लेके जाने का काम करेंगी। और ऐसे फ्लावर्स होते हैं वो अलग अलग स्पीसीज के लिए अडेप्टेड होते हैं, मतलब अलग अलग स्पीसीज के जो एजेंट्स हैं वो इनकी पोलिनेशन करवाते हैं, और फ्लावर को भी अलग ढंग से मॉडिफाई होना पड़ता है। तो सबसे पहले मॉडिफिकेशन देखते हैं इंसेक्ट पोलिनेटेड फ्लावर की, जिसको हम एंटोमोफिली बोलते हैं। तो यहाँ पे फ्लावर कैसे मिलेंगे, लार्ज मिलेंगे, कलरफुल मतलब रंग बिरंगे मिलेंगे, और फ्रेग्रेंट, वहाँ पे एक खुशबू मिलेगी, और रिच इन नेक्टर। नेक्टर क्या होता है, एक स्वीट सब्सटेंस होता है जिसको खाने के लिए इंसेक्ट इनके पास आता है। तो ये मॉडिफिकेशन चाहिए होती है, फ्लावर इसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी भी यूज करता है अपनी, ताकि इंसेक्ट इसके पास आए और पोलन ग्रेन लेके जाए। क्लस्टर्ड इनटू ए इनफ्लोरेसेंस, और यहाँ पे फ्लावर्स हैं वो भी फ्लोरेसेंस में गुच्छे में मिलेंगे। व्हेन फ्लावर्स आर स्मॉल, जब फ्लावर्स छोटे होते हैं तो उस केस में क्लस्टर में मिलते हैं। एनिमल्स आर अट्रैक्टेड टू फ्लावर बाय कलर और फ्रेग्रेंस, जो एनिमल्स हैं वो या इंसेक्ट हैं वो कलर को देखते ही अट्रैक्ट होते हैं, और साथ में जो इनकी खुशबू होती है उसके प्रति भी इनकी तरफ आते हैं।
फ्लावर्स पॉलिनेटेड बाय फ्लाइज एंड बीटल्स सिक्रेट फॉल ओडर्स टू अट्रैक्ट दीज एनिमल्स। लेकिन जरूरी नहीं खुशबू ही पैदा करेंगे, कुछ फ्लावर ऐसे होते हैं जो कि गंदी स्मेल है वो पैदा करते हैं, फाउल ओडर स्मेल कर जो सिक्रीट करते हैं, क्योंकि ये फ्लावर्स फ्लाइज मक्खियाँ और बीटल्स जो छोटे मोटे कीड़े होते हैं उनके द्वारा ये पॉलिनेट किए जाते हैं। और ये जो कीड़े और मक्खियाँ होती हैं ये गंदी स्मेल पे ही जाना पसंद करती हैं, तो इसलिए फ्लावर को इनके लिए स्पेशली मॉडिफाई होना पड़ता है, चेंज करना पड़ता है अपने आप को। फ्लावर्स हैव टू प्रोवाइड रिवार्ड टू एनिमल्स, तो बदले में जो पॉलिनेशन करवाएं इंसेक्ट इनकी, तो बदले में फ्लावर इनको क्या देते हैं, नेक्टर और पोलन ग्रेन देते हैं, ताकि उनके जो खाने के लिए वो इंसेक्ट उनके पास आए और पॉलिनेशन करवाए। फॉर हार्वेस्टिंग रिवार्ड, मतलब रिवार्ड लेने के लिए, इनाम लेने के लिए जो एनिमल विजिटर हैं, मतलब जो भी विजिटर का मतलब जो भी यात्री या फिर बोले जो कि इनके पास आएगा फ्लावर के पास, पॉलिनेटिंग एजेंट भी बोल सकते हैं, इंसेक्ट भी बोल सकते हैं, तो वो किसके टच में आएगा, एंथर के और स्टिग्मा के टच में आएगा। और उनकी बॉडी है वो किसके द्वारा कवर हो जाती है, पोलन ग्रेन से। और जब इनकी बॉडी पोलन ग्रेन लिए हुए स्टिग्मा के टच में आएगी तो वो क्या करवा देती है, पॉलिनेशन करवा देती है। तो यहाँ पे इनकी एडजस्टमेंट फ्लावर पार्ट्स की इस तरीके से की गई होती है, जैसे ही नेक्टर लेगा जो इंसेक्ट है उसके शरीर पे ऑटोमेटिकली पोलन ग्रेन एक जगह पे तो चिपक जाएंगे, और दूसरे फ्लावर में जब वो जाएगा स्टिग्मा के ऊपर छोड़ के वो आ जाता है। वैसे उसको इतना ज्ञान नहीं होता कि कहाँ पे छोड़ के आना है, वो तो बस अपने पोलन ग्रेन के लिए ही, खाने के लिए या फिर जो नेक्टर को खाने के लिए ही जाता है। ये चीज़ें उससे बाई चांस होती हैं। उसके बाद है म्यूटलिज्म एंड पोलन नेक्टर रोबर्स। तो म्यूटलिज्म क्या होता है, सिम्बायोटिक एसोसिएशन। कुछ प्लांट स्पेशली अडेप्टेड होते हैं कुछ स्पेशल स्पीसीज के प्रति ही, मतलब कुछ फ्लावर केवल स्पेशल इंसेक्ट के द्वारा ही पोलिनेट करवाए जा सकते हैं, किसी दूसरा जो इंसेक्ट है उसको पोलिनेट नहीं करवा सकता। जैसे इन सम स्पीसीज फ्लावर प्रोवाइडिंग से प्लेस टू ले एग्स, टालेस्ट फ्लावर ऑफ ओमोर्फोफैलस 6 फीट इन हाइट का होता है, 6 फीट की हाइट तक चला जाता है, बहुत बड़ा फ्लावर होता है। और ये क्या करते हैं, कुछ स्पीसीज के लिए एग लेइंग जो एग लेइंग के लिए जगह प्रोवाइड करते हैं, सेफ प्लेस प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि इंसेक्ट अपने अंडे देने के लिए बिल्कुल सेफ जगह ढूंढता है, तो फ्लावर्स के पास वो जगह ढूंढने के लिए आता है वो। और इसी प्रकार का एक रिलेशनशिप पाया जाता है दो स्पीसीज में, एक तो मोथ होता है, कीड़ा होता है, और एक प्लांट युक्का, प्लांट युक्का के बीच में और यूथ के मोथ के बीच में एक म्यूटलिज्म पाई जाती है। और इतना ज़्यादा म्यूटलिज्म है, एक दूसरे पे इतने ज़्यादा निर्भर हैं कि एक दूसरे के बगैर ये अपना लाइफ साइकिल है वो पूरा नहीं कर सकते। मोथ क्या करता है, अपने जो एग्स हैं वो लोक्यूल, लोक्यूल का मतलब जो चैम्बर हमने फर्स्ट पार्ट में देखे थे, जो ओवरी के चैम्बर होते हैं जहाँ पे ओव्यूल प्रेजेंट होते हैं, तो वहाँ पे अपने एग को डिपॉजिट करेगा, और इसके बदले में जो फ्लावर है वो पोलिनेट हो जाता है। लार्वा जब बनते हैं मोथ के एग से निकल के, जब लार्वा बाहर निकलते हैं तो वो क्या करते हैं, एग्स कैन सीड स्टार्ट डेवलपिंग, तो क्या कर देते हैं, जो एग्स से जब लार्वा बाहर निकलते हैं तो वो सीड को खाना शुरू कर देते हैं और अपनी डेवलपमेंट है वो शुरू करते हैं। पोलन नेक्टर्स क्या पोलन और नेक्टर रोबर्स लुटेरे क्या होते हैं, मतलब कई ऐसे इंसेक्ट होते हैं जो कि पोलन ग्रेन और नेक्टर को कंज्यूम भी कर जाते हैं लेकिन पोलिनेशन नहीं करवाते हैं वो। हालांकि वो चीज़ जानबूझ के नहीं करते हैं, उनसे हो जाता है, तो उनको क्या बोला जाता है, पोलन नेक्टर्स या रोबर्स। मतलब पोलन को वो लेके चले गए, मतलब लुटेरे होते हैं, बस वो पोलन खाने के लिए या फिर नेक्टर खाने के लिए आते हैं, प्लांट का तो कोई काम करके नहीं गए। तो उसके बाद है आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस। तो कुछ छोटे टॉपिक हैं वो डिस्कस करेंगे हम, जो मेन टॉपिक पॉलिनेशन है वो यहाँ तक कवर हो चुका है। तो आउट ब्रीडिंग डिवाइसेज क्या होती हैं, मतलब बाहर से पॉलिनेशन करवाना। आउट का मतलब होता है बाहर से, ब्रीडिंग का मतलब प्रजनन या पॉलिनेशन। तो इसके लिए कुछ डिवाइसेज कुछ यूज किए जाते हैं, इंस्ट्रूमेंट वगैरह कुछ प्रोसेसेस। जैसे हर्माफ्रोडाइट फ्लावर क्या होते हैं, बाइसेक्सुअल फ्लावर, जिसके पास मेल एंड फीमेल जो सेक्स ऑर्गन है दोनों प्रेजेंट होते हैं कि फ्लावर में, तो उनके पास अलग अलग जो डिवाइसेज अलग अलग प्रोसेस वो यूज करते हैं, क्या करने के लिए, सेल पॉलिनेशन से बचने के लिए। क्योंकि सेल पॉलिनेशन क्या करता है, इन ब्रीडिंग डिप्रेशन, मतलब बहुत सारे जेनेटिक डिसऑर्डर है, मतलब बहुत सारी जेनेटिक बीमारियां हैं, वो सेल पॉलिनेशन से हो सकती है यदि लगातार सेल पॉलिनेशन होती जाए किसी प्लांट में। तो प्लांट्स भी अपने आप को सेल पॉलिनेशन से बचाने के लिए, खासकर जो बाइसेक्सुअल फ्लावर हैं, वो इन विधि का यूज करते हैं। तो इनमें अलग अलग विधियां हम देखेंगे। तो क्या क्या विधियां हैं, पहली विधि है जो पोलन रिलीज और स्टिग्मा रिसेप्टिविटी है। जैसे हमने ये ऑटोगैमी में पढ़ा था कि दोनों एक टाइम पे होनी चाहिए, दोनों घटनाएं, जैसे पोलन ग्रेन है और जो स्टिग्मा रिसेप्टिविटी है। जो पोलन रिलीज, जैसे ही एंथर से पोलन ग्रेन रिलीज होता है तो स्टिग्मा रिसेप्टिविटी उसके लिए तैयार नहीं होनी चाहिए, मतलब नॉट सिंक्रोनाइज्ड का मतलब है एक टाइम पे ये दोनों घटना नहीं होनी चाहिए,
ताकि ऑटोगैमी से बचाया जा सके। इसमें बोल रखे या तो पोलन ग्रेन स्टिग्मा रिसेप्टिविटी से पहले मैच्योर हो जाना चाहिए, मतलब उसे रिलीज हो जाना चाहिए एंथर से, या फिर जो स्टिग्मा रिसेप्टिविटी है वो पहले हो जानी चाहिए किससे, पोलन रिलीज से। रिसेप्टिविटी मतलब रिसेप्ट करने के लिए तैयार होनी चाहिए जो स्टिग्मा, वो पहले हो जानी चाहिए, मतलब एक टाइम पे नहीं होनी चाहिए। कुल मिला के बात ये, एंथर एंड स्टिग्मा आर प्लेस्ड एट ए डिफरेंट पोजिशन। जो एंथर और स्टिग्मा है वो अलग अलग पोजिशन पे होनी चाहिए, एक ही पोजिशन पे नहीं होनी चाहिए। पोलन कैन नॉट कम इन कॉन्टैक्ट विद स्टिग्मा ऑफ सेम फ्लावर। एक ही फ्लावर के जो स्टिग्मा के साथ वो बिल्कुल टच में नहीं होना चाहिए, ताकि जो एंथर है, एंथर से जो पोलन ग्रेन है वो दूसरी साइड में जाए, वो स्टिग्मा के पास गिर गए तो वो सेल्फ पोलिनेशन नहीं करवा देंगे। उसके बाद एक सेल्फ इनकॉम्पिटिबिलिटी होती है। ये क्या होता है कि जेनेटिक मैकेनिज्म होता है, मतलब जीन के अंदर ये ऐसी इंफॉर्मेशन होती है जिसके द्वारा फ्लावर चाह के भी सेल्फ पोलिनेशन नहीं कर सकता। ऐसे फ्लावर में यदि पोलिनेशन हो भी जाती है, ओव्यूल्स क्या करता है फिर, इनहिबिटिंग पोलन जर्मिनेशन। या तो पोलन जर्मिनेशन मतलब पोलन ट्यूब निकलती नहीं है स्टिग्मा से, यदि निकल भी गई बाय चांस तो उसकी ग्रोथ को पोलन जो स्टिग्मा और स्टाइल वाला जो पोर्शन होता है उसके अंदर उसको रोक दिया जाता है। तो सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी का मतलब होता है, सेल्फ का मतलब खुद के, कॉम्पेटिबिलिटी का मतलब होता है जो पोलन ग्रेन है उसको जर्मिनेट करवाना, और इनकम्पेटिबिलिटी का मतलब होता है जर्मिनेशन ना करवाना। तो सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी मतलब खुद का पोलन ग्रेन है स्टिग्मा के पास यदि गिरता है एक ही फ्लावर का तो वहां पे ग्रो नहीं कर पाएगा। और चौथा मैकेनिज्म क्या है, प्रोडक्शन ऑफ यूनिसेक्सुअल फ्लावर। प्लांट क्या कर सकता है, यूनिसेक्सुअल मतलब अलग अलग टाइप के जो फ्लावर्स है वो प्रोड्यूस कर सकता है एक ही प्लांट बॉडी में। जैसे कैस्टर होता है, मेज होता है, इनमें मोनोसियस कंडीशन पाई जाती है। मोनोसियस का मतलब एक सिंगल बॉडी में एक ही क्या पाया जाएगा, मेल या फीमेल फ्लावर पाया जाएगा, जिसकी वजह से, नहीं मोनोसियस का मतलब सिंगल बॉडी होती है, बॉडी सिंगल है लेकिन जो मेल एंड फीमेल फ्लावर है वो अलग अलग जगह पर पाए जाते हैं। ऐसी कंडीशन में ऑटोगैमी से तो बचाया जा सकता है लेकिन गिटेनोगैमी से नहीं बचाया जा सकता। गिटेनोगैमी क्या था, जिसमें फ्लावर एक ही प्लांट के हैं, तो एक ही फ्लावर एक ही प्लांट के हैं तो उसके अंदर भी जो वेरिएशन आने के बहुत कम चांसेस है, क्योंकि है तो एक ही प्लांट के वो अलग अलग फ्लावर, जिसके द्वारा उनका जो जेनेटिक मेकअप है वो तो समान ही होता है। इन पपाया, पपाया के अंदर मेल एंड फीमेल फ्लावर हैं वो अलग अलग प्लांट्स पे डिपेंड होते हैं, जिसको डायोसियस मतलब प्रेजेंट होते हैं, जिसको डायोसी बोलते हैं, डायोसियस कंडीशन। मोनोसियस का उल्टा होता है ये, मतलब यहाँ पे मेल फ्लावर एक अलग प्लांट पे मिलेंगे और फीमेल फ्लावर एक अलग प्लांट पे, मतलब यहाँ पे मेल और फीमेल अलग अलग प्लांट होता है पपाया के अंदर, जिसकी वजह से ऑटोगैमी और गिटेनोगैमी दोनों से बचा जा सकता है और यहाँ पे क्रॉस पोलिनेशन ही करवाई जाती है। जैसे पपाया वगैरह यदि उगाने के लिए लेके भी आते हैं हम तो दो प्लांट लेके आने पड़ते हैं, क्योंकि एक मेल प्लांट होता है एक फीमेल प्लांट होता है, जो दोनों एक साथ जैसे ले आए तो तब भी कोई वो प्रोड्यूस जो फ्रूट वगैरह प्रोड्यूस नहीं करेगा। और यदि एक ही प्लांट लेके आ गए तो उससे भी कोई पोलिनेशन वहाँ पे देखने को नहीं मिलेगी। तो इसलिए जब भी पपाया का प्लांट देखा हो आपने तो हमेशा वो ग्रुप में मिलता है दो में, एक को काट दिया तो भी वहाँ पे कोई फ्रूट वगैरह प्रोडक्शन नहीं होती है। तो आगे है पोलन पिस्टल इंटरेक्शन। तो पोलन मतलब पोलन ग्रेन, पिस्टल मतलब जो कार्पल और पिस्टल का जो स्टिग्मा पार्ट है उनके बीच में क्या इंटरेक्शन होता है, वो जब एक दूसरे के संपर्क में आते हैं। तो इवेंट्स फॉरम पोलन डिपोजिशन ऑन स्टिग्मा अंटिल पोलन ट्यूब्स एंटर ओव्यूल पोलन पिस्टल इंटरेक्शन कहलाता है। मतलब वो सारी घटनाएं, वो सारी प्रोसेसेस जिसके अंदर एक पोलन ग्रेन जब भी स्टिग्मा के ऊपर आके डिपॉजिट होता है, आके बैठता है, तो उसमें से जब तक पोलन ट्यूब नहीं निकलती है, तो पोलन डिपोजिशन से पोलन ट्यूब तक निकलने तक की जितनी भी प्रोसेस होती हैं वो पोलन पिस्टल इंटरेक्शन कहलाती हैं। डायनामिक प्रोसेस, बहुत ही यहाँ पे चेंजेस, अलग अलग चेंजेस देखने को मिलते हैं, इन्वॉल्विंग पोलन रिकॉग्निशन फॉलोड बाय प्रमोशन और इनहिबिशन ऑफ पोलन ग्रेन। इसमें क्या किया जाता है कि पोलन ग्रेन को पहचाना जाता है, क्योंकि नेचर में अलग अलग टाइप के फ्लावर हैं, अलग अलग स्पीसीज हैं फ्लावर्स की, प्लांट्स की। तो जिसमें पोलन ग्रेन है एयर के द्वारा या फिर विंड के द्वारा या फिर कोई भी एजेंट्स हों, अलग अलग टाइप के पोलिनेटिंग एजेंट्स, वो ऐसे बिल्कुल जानबूझ के तो करते नहीं है कि कोई, उनको पता है भाई इस फ्लावर का पोलन ग्रेन हमको इसी फ्लावर के स्टिग्मा के ऊपर लेके जाना, उनको तो खुद को पता भी नहीं होता कि पोलन ग्रेन के ऊपर चिपके होते हैं। तो यहाँ पे बहुत सारे ऐसे चांसेस रहते हैं कि जो गलत टाइप का जो पोलन ग्रेन है वो किसी भी दूसरे टाइप की स्टिग्मा के ऊपर चला जाए। तो उसी चीज को पहचानने के लिए ये पोलन पिस्टल इंटरेक्शन नेचर में होता है, बहुत ही एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होती है जिसके द्वारा पोलन ग्रेन को रिकॉग्नाइज किया जाता है और उसके बाद देखा जाता है कि ये पोलन ग्रेन राइट टाइप का है तो उसकी ग्रो करवाई जाती है, और यदि ये रॉन्ग टाइप का है तो उसकी ग्रोथ को रोक दिया जाता है, इनहिबिट कर दिया जाता है। मेडिएटेड बाय केमिकल कंपोनेंट्स ऑफ पोलन इंटरेक्टिंग विद दोज ऑफ द स्टिग्मा या फिर पिस्टल।
पिस्टल के अंदर भी और पोलन ग्रेन के बीच में कुछ केमिकल मैसेजिंग चलती है, कुछ केमिकल सब्सटेंस रिलीज होते हैं। यदि केमिकल सब्सटेंस एक दूसरे के साथ अच्छे ढंग से इंटरेक्शन बैठा देते हैं तो जिसकी वजह से वहाँ पे वो पोलन ट्यूब है वो बनेगी, वरना इनहिबिट हो जाती है। इंटरेक्शन लीडिंग टू रिकॉग्निशन एंड फॉलोड बाय एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन। तो इन्हीं इंटरेक्शन के बाद जो रिकॉग्निशन है मतलब पहचाना जाएगा पोलन ग्रेन को, और उसके बाद उसका एक्सेप्टेंस, उसको मतलब एक्सेप्ट करना है या फिर रिजेक्ट करना है, वो प्रोसेस देखा जाएगा। तो पिस्टल हैज एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज पोलन वेदर इट इज ऑफ राइट टाइप और रॉन्ग टाइप। मतलब पिस्टल क्या करती है, पोलन ग्रेन को रिकॉग्नाइज पहचानती है और ये देखती है कि ये पोलन ग्रेन सही टाइप का है, मतलब उसी स्पीसीज का है जिसको कॉम्पिटेबल बोलेंगे, मतलब जो जर्मिनेट होने लायक है, या फिर इनकॉम्पिटेबल मतलब जो जर्मिनेट होने लायक नहीं है। तो ये चीज चेक की जाती है। यदि राइट टाइप का है पोलन ग्रेन तो जो पिस्टल है वो क्या करेगी, पोलन ग्रेन को एक्सेप्ट करेगी, और पोलन जो पोस्ट पोलिनेशन इवेंट्स है मतलब जो पोलन ट्यूब वगैरह है वो उसमें होनी स्टार्ट होगी और उसके बाद फर्टिलाइजेशन करवा दी जाती है। लेकिन यदि रॉन्ग टाइप का पोलन ग्रेन है तो पिस्टल क्या कर देती है, रिजेक्ट कर देती है पोलन ग्रेन को, और पोलन जर्मिनेशन को नहीं होने देती, मतलब पोलन ट्यूब उसमें से नहीं निकलेगी। और यदि बाई चांस पोलन ट्यूब निकल भी जाती है तो वो स्टाइल जो रीजन होता है, एक ट्यूबुलर रीजन, उसके अंदर से वो आगे ग्रो नहीं करने दी जाएगी। हेल्प प्लांट ब्रीडर्स इन मैनिपुलेटिंग पोलन पिस्टल इंटरेक्शन इवन इन इनकॉम्पिटिबल पोलिनेशन टू गेट डिजायर्ड हाइब्रिड। तो जो ये बायोटेक्नोलॉजी होती है, हाइब्रिडाइजेशन प्रोसेस यूज की जाती है जिसमें अलग अलग जो स्पीशीज होती हैं उनके अलग अलग गुणों को मिला के एक अच्छे गुण का जो प्लांट है, हाइब्रिड वैरायटीज हैं वो तैयार की जाती हैं। तो जो प्लांट ब्रीडर का मतलब है जो पौधों के अलग अलग ब्रीडिंग वगैरह करवाते हैं, हाइब्रिडाइजेशन करवाते हैं, तो वो क्या कर सकते हैं, ये पोलन पिस्टल इंटरेक्शन को मैनिपुलेट कर सकते हैं। मतलब वैसे यहाँ पे तो रोंग टाइप का पोलन ग्रेन है उसको ग्रो नहीं करने दिया जा रहा, लेकिन यहाँ पे रोंग टाइप ऑफ पोलन ग्रेन को जर्मिनेट करवाने दिया जाता है कुछ ना कुछ केमिकल इंडक्शन के द्वारा, हार्मोनल चेंज करके, जिसकी वजह से इवन इन इनकम्पिटेबल पोलिनेशन, वही बात आ गई जहाँ पे पोलिनेशन बिल्कुल इनकम्पिटेबल जैसे रोंग टाइप का पोलन ग्रेन है उसको भी जर्मिनेट करवा दिया जाता है, ताकि जो अलग अलग टाइप की जो स्पीसीज हैं उनके हाइब्रिड को तैयार किया जा सके, उसके लिए ये प्रोसेस की जाती है। उसके बाद है, हम इस पिक से समझेंगे पोलन पिस्टल इंटरेक्शन कैसे होती है। जैसे कि जब भी कोई पोलन ग्रेन आएगा कहाँ पे, स्टिग्मा के ऊपर, तो इसके ऊपर जो पोलन ग्रेन हम देख सकते हैं तीन कंडीशन है यहाँ पे अलग अलग। तो S1 S2 ये जीनोटाइप शो कर रहे हैं जो जीन है, और जैसा ऊपर देख रहे हैं ये S3 S4 ये किसी दूसरी स्पीसीज के हैं। S3 S4 अलग स्पीसीज के गैमेट्स हैं जो पोलन ग्रेन है, और S1 S2 एक अलग स्पीसीज के हैं। तो यहाँ पे सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी कंडीशन को अच्छे ढंग से बताया गया है। कैसे, जैसे S1 S2 है उसके पोलन ग्रेन S1 S2 ही हैं, तो वो जर्मिनेट नहीं करने दिए जा रहे, हालांकि वो जर्मिनेट कर सकते हैं, लेकिन इनब्रीडिंग डिप्रेशन से बचने के लिए, जैसे हमने आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस देखा था वहाँ पे सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी था, मतलब खुद के पोलन ग्रेन है उनको जर्मिनेट करने नहीं दिया जा रहा। लेकिन जैसे ही S1 S2 है यहाँ पे तो कंडीशन S1 S2 की है, मतलब एक टाइप का जो स्टिग्मा है वो दूसरे प्रकार के, जैसे S3 है कोई दूसरे प्लांट का है ये, यदि इसी प्लांट का होता तो S1 S2 में से मिलता कोई ना कोई। जो पोलन ग्रेन है वो क्या करेगा, जो S3 टाइप का वो जर्मिनेट करने दिया जा रहा है, जबकि S1 टाइप का को इनहिबिट किया जा रहा है, मतलब रोका जा रहा है। और इसी तरीके से यहाँ पे S3 या S4 टाइप का कोई पोलन ग्रेन है तो वो भी यहाँ पे जर्मिनेट हो जाता है। तो यहाँ पे जो सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी को बड़े अच्छे ढंग से रिप्रेजेंट किया गया है कि जहाँ पे जो स्टिग्मा है खुद के फ्लावर के पोलन ग्रेन को जर्मिनेट नहीं करने देगी, जबकि वो दूसरे फ्लावर के पोलन ग्रेन है उनको जर्मिनेट करने देती है। उसके बाद है पोलन पिस्टल इंटरेक्शन के टाइम पे क्या क्या घटनाएं होती हैं वो देखेंगे। तो इसमें पोलन ग्रेन आर सेड एट टू सेल स्टेज, ए वेजिटेटिव सेल एंड जनरेटिव सेल। तो ये हमने देखा था ज़्यादातर स्पीसीज के अंदर तो टू सेल स्टेज में ही उसको सेट किया जाता है, मतलब पोलन ग्रेन पिछले पार्ट में हमने डिस्कस किया था। तो पोलन ग्रेन दो सेल स्टेज में, एक वेजिटेटिव सेल होती है उसके अंदर, एक जनरेटिव सेल होती है उसके अंदर उसको रिलीज किया जाता है। जनरेटिव सेल क्या करती है, दो मेल गैमेट बनाएंगी आगे जाके डिवाइड होके, और जो वेजिटेटिव सेल है वो क्या करती है, पोलन ट्यूब बनाती है। तो इन प्लांट्स विच सेड पोलन इन द थ्री सेल कंडीशन, जैसे हमने देखा था 40% कंडीशन ऐसी होती है एंजियोस्पर्म्स में, जो कि जो पोलन ग्रेन है वो सेड होता है थ्री सेल स्टेज में, ऊपर वाला टू सेल स्टेज का हमने वो 60% में, ज़्यादातर में तो 60 सेल जो टू सेल स्टेज में ही सेटिंग होती है, मतलब पोलन ग्रेन एंथर से बाहर निकलता है। तो पोलन ट्यूब कैरी टू मेल गैमेट्स फ्रॉम द बिगनिंग, तो शुरुआत से ही उसके अंदर पोलन ट्यूब है वो दो मेल गैमेट लिए होती हैं, क्योंकि उनका डिवीजन पहले ही हो जाता है।
पोलन ग्रेन जर्मिनेट ऑन स्टिग्मा टू प्रोड्यूस ए पोलन ट्यूब थ्रू वन ऑफ द जर्म पोर्स। तो जर्म पोर हमने देखा था जहाँ पे स्पोरोलिनिन एब्सेंट होता है, तो पोलन ग्रेन में से उस रीजन में से पोलन ट्यूब निकलेगी बाहर और वो दो मेल गैमेट को लिए हुए आगे बढ़ती है। कंटेंट ऑफ पोलन ग्रेन मूव इनटू पोलन ट्यूब विच ग्रो थ्रू टिश्यू ऑफ द स्टिग्मा एंड द स्टाइल एंड रीच ओवरी। तो जो कंटेंट है पोलन ग्रेन का, जो भी उसके अंदर साइटोप्लाज्म वगैरह है, तो उसको पोलन ट्यूब के द्वारा स्टिग्मा स्टाइल से होते हुए ओवरी के पास पहुंचाया जाता है। और पोलन ट्यूब आफ्टर रीचिंग ओवरी, ओवरी के पास जैसे ही पोलन ट्यूब पहुंच जाती है, एंटर ओविल थ्रू माइक्रोपाइल। जो माइक्रोपाइल रीजन हमने एम्ब्रियोसैक का जो ओविल का एम्ब्रियो जो रीजन देखा था माइक्रोपाइल, उससे ये एंटर करेगी। और एंटर करने के बाद जो फिलीफॉर्म अपरेटस है वो क्या करती है, माइक्रोपाइलर एंड की तरफ जो प्रेजेंट होती हैं वो क्या करेंगी, जो एक पार्ट होता है सिनर्जिड्स का, वो पोलन ट्यूब को गाइड करती हैं कि एग कहाँ पे है, तो एग की तरफ लेके जाती हैं और वहाँ पे फिर मेल गैमेट को सिक्रीट करवा दिया जाता है, जो कि पोलन ट्यूब के अंदर प्रेजेंट होते हैं, दो मेल न्यूक्लियाई। उसके बाद है आगे एक नेक्स्ट टॉपिक, आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। तो क्या होता है, वन ऑफ द मेजर अप्रोचेज ऑफ क्रॉप इंप्रूवमेंट प्रोग्राम। तो जितनी भी हम क्रॉप की अलग अलग वेराइटीज वगैरह इंप्रूव करते हैं, तो उसमें सबसे ज़्यादा यूज किया जाता है आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। ओनली डिजायर्ड पोलन ग्रेन आर यूज्ड फॉर पोलिनेशन एंड स्टिग्मा इज प्रोटेक्टेड फ्रॉम कंटामिनेशन फ्रॉम अनवांटेड पोलन। तो इसमें हम मनमर्जी का जो पोलन ग्रेन है उनकी हाइब्रिडाइजेशन उनको लेते हैं एक फ्लावर से, और उसको मन चाहे स्टिग्मा के ऊपर पहुंचा दिया जाता है, और उसके बाद उस स्टिग्मा को कंटामिनेशन से, मतलब किसी भी दूसरे पोलन ग्रेन के चिपकने से उसको बचाया जाता है। तो इसमें सबसे पहले क्या किया जाता है, इमैस्कुलेशन किया जाता है। दो टेक्निक यूज की जाती हैं। इमैस्कुलेशन का मतलब है मेल पार्ट को हटाना किसी भी बाइसेक्सुअल फ्लावर से, और एक बैगिंग टेक्निक जिसके अंदर बैग लपेट दिया जाता है फ्लावर के ऊपर, ताकि जो कोई भी बाहर से पोलन ग्रेन है वो ना आए इसके पास। तो इमैस्कुलेशन में क्या होगा, रिमूवल ऑफ एंथर फ्रॉम फ्लावर एंड बड, फ्लावर बड बिफोर द एंथर डायंस इन द बाइसेक्सुअल फ्लावर। बाइसेक्सुअल फ्लावर में जब एंथर डायंस मतलब पोलन ग्रेन को रिलीज करने वाला ही होता है, उससे पहले ही जो एंथर्स है उनको हटा दिया जाता है वहां से, और उसके बाद बैगिंग कर दी जाती है। बैगिंग में क्या है, इमैस्कुलेटेड फ्लावर जिसके जो एंथर वो हटा दिए गए हैं, उन फ्लावर को एक बैग के साथ सुटेबल साइज का एक बैग लिया जाता है, और बैग किसका होता है, वो बटर पेपर जो बटर लिपटा होता है, तो उसके ऊपर जो पेपर होता है वो उस टाइप का पेपर होता है। और टू प्रिवेंट कंटामिनेशन से बचाने के लिए ये बैगिंग की जाती है विद अनवांटेड पोलन ग्रेन, ताकि अनवांटेड पोलन ग्रेन यहाँ पे आके ना अटैच हो। वैन स्टिग्मा ऑफ बैग्ड फ्लावर अटेन रिसेप्टिविटी, जैसे ही जो स्टिग्मा है, जो बैग्ड फ्लावर की रिसेप्टिविटी का मतलब वो पोलन ग्रेन को रिसीव करने के लिए तैयार रहती है, तो कहीं से हम मैच्योर पोलन ग्रेन किसी भी एंथर से, मतलब जो मनचाहे मेल पेरेंट है उससे हम वो एंथर कलेक्ट करेंगे और उसको स्टिग्मा के ऊपर छिड़क दिया जाता है, जस्ट किया जाता है। फ्लावर्स आर रीबैग्ड, उसके बाद दोबारा फ्लावर को रीबैग किया जाता है पोलिनेशन करवाने के बाद, और उसमें फिर फ्रूट को बनने के लिए छोड़ दिया जाता है। तो इसमें क्यों रीबैग्ड किया है, ताकि कंटामिनेशन ना हो, मतलब पोलिनेशन के बाद भी कंटामिनेशन हो सकती है, तो उसी कंटामिनेशन से बचाए रखने के लिए हम रीबैगिंग करते हैं। और इफ फीमेल पेरेंट प्रोड्यूस यूनिसेक्सुअल फ्लावर, यदि फीमेल है वो यूनिसेक्सुअल फ्लावर प्रोड्यूस करिए, केवल उसके अंदर गाइनोसियम पार्टी है, फिर हमको इमैस्कुलेशन करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती, फिर हम केवल बैगिंग करते हैं। क्योंकि इमैस्कुलेशन करवाई किसके लिए जाती है, एंथर पार्ट को रिमूव करने के लिए। एंथर पार्ट होता ही नहीं है यूनिसेक्सुअल फीमेल फ्लावर में। तो कई बार एक नंबर में पूछ लिया जाता है, ट्रू फॉल्स में पूछ लेते हैं कि इमैस्कुलेशन इज डन इन यूनिसेक्सुअल फ्लावर, तो क्या आ जाएगा, वो फॉल्स आ जाता है। तो ये कॉन्सेप्ट यदि क्लियर करते हैं तो क्वेश्चन बहुत सारे क्लियरिटी लेते चलते हैं। उसके बाद जो हम रियलिस्टिक पिक से देख सकते हैं, जैसे यहाँ पे फ्लावर है, और फ्लावर के फोरसेप्स से, जो फोरसेप्स जो यूज की जाती हैं लैब के अंदर, उनसे हम क्या करेंगे, उनकी मदद से जो मेल पार्ट है उसको हटाया जाता है। और जब जैसे मेल पार्ट हटा देंगे तो इस तरीके से बैगिंग की जाती है। तो बैगिंग से क्या होएगा, जो फ्लावर वगैरह है उसके जो स्टिग्मा है उसके ऊपर कोई भी बाहर से अपनी, मतलब वैसे नेचर वाइज वो कहीं से भी कोई पोलन ग्रेन आके अपने आप वहाँ पे अटैच नहीं होगा। हम अपनी मर्जी से कोई भी पोलन ग्रेन से को वहाँ पे डस्ट करके और मन चाहे रिजल्ट है वो प्राप्त कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये बैगिंग और इमैस्कुलेशन टेक्निक यूज की जाती है। आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन मतलब कृत्रिम हाइब्रिडाइजेशन, मतलब अलग अलग करैक्टर्स का मिक्स करना।